हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एम्पियर्स लॉ और उसके एप्लीकेशन के बारे में। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि एम्पियर्स लॉ क्या होता है और उसकी अलग अलग एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से फॉर्मूले मिले थे। तो अब एम्पियर्स लॉ के लिए बात करते हैं कि एक है आपका क्लोज्ड लूप और उस क्लोज्ड लूप से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड अलजेब्रिक सम ऑफ करंट रिलेटेड टू क्लोज्ड लूप। इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। यहाँ से अपन लोगों ने डिस्कस किया कि क्लोज्ड लूप के अंदर यदि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल कर्व फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन इन द डायरेक्शन ऑफ थंब करंट मेजर इन पॉजिटिव एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ थंब करंट मेजर इन नेगेटिव। यहाँ से अगर बात करें, इसको लिख सकते हैं बी इंटू डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। जहां पर इस थीटा को क्या बोलेंगे, थीटा है आपका एंगल बिटवीन लेंथ, एलिमेंट का लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एलिमेंट। फिर इसके बाद में अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एक एप्लीकेशन था आपका कि एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड करना है उनको कि किसी इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होता है। जहां से फॉर्मूला मिला था अपन को B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। आई जो है ये आपका करंट फ्लो वायर, कैपिटल आर है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एट बीच वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां से बोलेंगे इसके बाद में सेकेंड एप्लीकेशन था आपका किसी करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर के कारण, करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होता है। जहां से अपन ने डिस्कस किया कि सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई स्मॉल आर, सरफेस के ऊपर बी सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। इनसाइड में जब बात की थी तो इनसाइड में आया था आपका बी इन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 कैपिटल आर स्क्वायर। और जब सॉलिड सिलेंडर के एक्सिस की बात की थी तो एक्सिस के ऊपर आया था आपका बी एक्सिस इज इक्वल टू 0। और अगर आपको ये बोल दे कि सिलेंडर आपका खोखला हो, होलो सिलेंडर हो, तो होलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पे लिखेंगे इनसाइड होलो सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद में डिस्कस किया कि इसका थर्ड एप्लीकेशन, एम्पियर्स लॉ का थर्ड एप्लीकेशन सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड के लिए आपको फॉर्मूला मिला था, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। और ये स्मॉल एन क्या है आपका, स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल आई है आपका एक टर्न के अंदर करंट फ्लो। अगर इसको दूसरी फॉर्म में लिखें तो B इज इक्वल टू मिलता है म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एल और इंटू में आई। ये था फॉर्मूला किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए, जहां पर कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड एंड कैपिटल एल है आपका टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। फिर इसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन था आपका टोरॉइड। और टोरॉइड के लिए आपको टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी मिला था म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। अगर नंबर ऑफ टर्म एन हो तो म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। और ध्यान में रहे कि टोरॉइड के आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी हमेशा 0 होता है।
फिर इसके बाद में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट धारामापी, जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्कस करना है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, इसका रेंज कितना होता है, और बात करें कि इसका कितना टाइप होता है और अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर और वर्किंग क्या क्या होता है। तो डिस्कस करते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में। आप लोगों को पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट को मेजर करना हो, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को अगर मेजर करना हो तो यूज करते हैं हम लोग एमीटर का। एमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो सर्किट के अंदर करंट को मेजर करता है, लेकिन एमीटर करंट को केवल मेजर करेगा, करंट को डिटेक्ट नहीं करता है और ना ही करंट का डायरेक्शन शो करता है। बात करेंगे गैल्वेनोमीटर की, तो गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट के अंदर करंट को डिटेक्ट भी करता है, मतलब करंट का पता लगाएगा, और करंट को मेजर भी करता है और करंट का डायरेक्शन भी फाइंड करता है। उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। यहां से बोल रहे हैं अपन गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस by which we can detect, measure and also find the direction of electric current इन सर्किट। गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से अपन किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को डिटेक्ट भी कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं और करंट का डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि इसका रेंज कितना होता है, तो रेंज के लिए एमीटर जो है वो आपका ज़्यादा करंट को मेजर करता है, मतलब मिली एम्पियर या फिर एम्पियर को एमीटर मेजर करेगा, और इससे भी कम अगर करंट हो उसको अगर मेजर करना हो तो यूज करेंगे किसका, गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, आपका स्मॉल करंट को मेजर करता है, जिसका रेंज होता है आपका माइक्रो एम्पियर या फिर बोले अपन नैनो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर या फिर नैनो एम्पियर तक के करंट को गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है। फिर इसके बाद में बात करें कि ये किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करेगा, तो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल अगर बात करें कि गैल्वेनोमीटर किसके ऊपर वर्क करेगा, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो आपका वर्क करता है टॉर्क के प्रिंसिपल पर। इसी चैप्टर के एक लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुट करें तो उसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जैसे ही करंट फ्लो करेंगे उसके अंदर तो उसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टो इज इक्वल टू NIBA sin थीटा। उस टॉर्क प्रिंसिपल के ऊपर गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क। टॉर्क के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है आपका गैल्वेनोमीटर। फिर बाद में अगर बात करें कि गैल्वेनोमीटर का टाइप कौन कौन सा होता है, टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो फर्स्ट टाइप होता है आपका सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, और सेकंड टाइप होता है आपका पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक टाइप है आपका सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और एक टाइप है आपका पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। अभी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो यहाँ से बोल के चल रहे हैं कि सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर क्या होगा और किस प्रकार से यह वर्क करेगा। तो उसकी अगर बात करें तो ध्यान रहे सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे फर्स्ट है आपका सस्पेंडेड कॉइल
गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर दो मैग्नेटिक पोल्स का यूज करेंगे और दोनों मैग्नेटिक पोल्स का साइज जो है, शेप जो है वो आपका कॉनकेव शेप होगा। यहाँ पे लिखेंगे कि इसके अंदर दो मैग्नेटिक पोल्स और उन मैग्नेटिक पोल्स का शेप जो है वो कॉनकेव शेप होता है, कॉनकेव टाइप का। यहाँ पे इस टाइप से कॉनकेव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स का यूज करेंगे। कॉनकेव शेप के मैग्नेटिक पोल्स का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि कॉनकेव शेप के मैग्नेटिक पोल के कारण रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? आपका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि अगर कोई कोइल इसके अंदर पुट करेंगे तो उस कोइल का वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे, इसलिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना जरूरी है। फिर इसके बाद में बात करें कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल होता है। कोइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और कोइल का वेक्टर एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज करेंगे। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किसके कारण करते हैं? तो वो करते हैं अपन कॉनकेव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स का यूज करके रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे। बात कर रहे हैं कि ये हो गया आपका कॉनकेव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स, जिसके कारण रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है। यहाँ से लिखेंगे कि इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखेंगे PQRS, रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS। रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रखेंगे, सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर, इसको बोल रहे हैं अपन कोर। सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका सॉफ्ट आयरन कोर का, सॉफ्ट आयरन कोर का परमिएबिलिटी हाई होता है, और परमिएबिलिटी अगर हाई होएगा तो इस कॉइल के ऊपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस सिलेंड्रिकल कोर को इस टाइप से एडजस्ट करना है कॉइल के अंदर कि ये कॉइल को टच ना करे। फिर इसके बाद में बात करेंगे कि इस कॉइल PQRS कॉइल के लोअर साइड को कनेक्ट करेंगे एक स्प्रिंग से, और स्प्रिंग को बोल रहे हैं कि ये है आपका स्प्रिंग, और कनेक्ट कर दिया किससे? एक स्क्रू T2 से। बात करें इसके अपर साइड की, तो अपर साइड के अंदर फॉस्फर ब्रोंज का वायर रहेगा और एक स्प्रिंग रहेगा आपका F, और स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट होता है एक प्लेन मिरर। ये है आपका प्लेन मिरर, जिसको डिनोट कर रहे हैं कैपिटल M से, और फिर इसके बाद में इसको कनेक्ट करेंगे स्क्रू T1 से। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर दो कॉनकेव शेप्ड N और S मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल को पुट करेंगे। रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर पुट करेंगे, किस टाइप से कि ये इस रेक्टेंगुलर कॉइल को टच ना कर सके। लोअर पार्ट को कनेक्ट करना है एक स्प्रिंग L और स्क्रू T2 से। अपर पार्ट को कनेक्ट करना है एक स्प्रिंग F और एक प्लेन मिरर और स्क्रू T1 से। T1 और T2 स्क्रू के बीच में हम लोग करंट सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से बोल के चल रहे हैं कि जैसे ही T1 और T2 के बीच में करंट सोर्स, T1 और T2 के बीच में जैसे ही करंट सोर्स कनेक्ट करेंगे तो करते ही इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो होगा। और हमें पता है कि जब कोई कॉइल या फिर कोई आपका कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट हो और करंट अगर फ्लो कर दें उसमें, तो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। यहाँ से बात करेंगे कि जैसे ही करंट फ्लो करेंगे तो इस कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। मैग्नेटिक फोर्स किस टाइप से होगा? लोअर और अपर साइड के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड में इक्वल और कोलिनियर रहेगा। कोलिनियर रहेगा तो इसके कारण यह रोटेट नहीं करेगा।
लेकिन बात करें कि इसकी क्यू आर और एस पी साइड के लिए, तो क्यू आर और एस पी साइड के ऊपर फोर्स जो है वो डाउनवर्ड इनसाइड और अपवर्ड आउटसाइड बाहर की ओर लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर जितना मैग्नेटिक फोर्स अंदर लगा है उतना ही बाहर लगेगा। फिर इसके बाद में बात करें कि दोनों साइड के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगा है उसका डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड इक्वल, नेट फोर्स रहेगा 0। लेकिन एक लग रहा है यहाँ पर, एक यहाँ पर, दोनों कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर अगर नहीं होगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क प्रोड्यूस होएगा तो ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगी। टॉर्क प्रोड्यूस होएगा तो हम लोगों ने बात किया था कि जैसे ही इस करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल में जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है वो टॉर्क रहेगा आपका कितना, टो इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा, जहां पर एन है आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन रेक्टेंगुलर कॉइल, आई है आपका करंट फ्लो थ्रू रेक्टेंगुलर कॉइल, बी है आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे बोलेंगे इसके बाद में ए है, ए जो है वो आपका कॉइल का रेक्टेंगुलर कॉइल का वेक्टर एरिया है, और थीटा किसको बोलेंगे, थीटा है आपका एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। यहां से बात कर रहे हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए थीटा का वैल्यू हमेशा कितना बताया था, 90 डिग्री। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और रेक्टेंगुलर कॉइल का वेक्टर एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और रेक्टेंगुलर कॉइल का प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होता है। लेकिन हमें थीटा का वैल्यू बोलना है, तो थीटा के लिए रेक्टेंगुलर कॉइल का वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा, तो थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 90 डिग्री। तो यह आएगा आपका टो इज इक्वल टू साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो टो इज इक्वल टू मिलेगा आपको एन आई बी ए। इक्वेशन नंबर बोल देते हैं इसको फर्स्ट। अब बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, जैसे ही आपका कॉइल रोटेट करेगा इस टाइप से, जैसे ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो ये मिरर जो है, या फिर बोले फॉस्फर ब्रोंज का वायर ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। जैसे कोई भी आपका धागा हो, उसके ऊपर यहाँ पर पत्थर अगर बांधे, पत्थर को अगर इस साइड में रोटेट कर रहे हैं तो धागे के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है। वही कंडीशन आएगी आपकी यहाँ पर कि जैसे ही रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट करेगी इस डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर इस फॉस्फर ब्रोंज के वायर में ट्विस्ट प्रोड्यूस होएगा, और उस ट्विस्ट प्रोड्यूस के कारण प्रोड्यूस होएगा आपका रीस्टोरिंग टॉर्क। यहाँ पे बोल के चलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क है आपका टो आर, इसको बोल रहे हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। और रीस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका डिफ्लेक्शन इन मिरर कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, कितना डिग्री एंगल रोटेट हुआ है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंगल जो जितने डिग्री एंगल पे रोटेट होएगा उस एंगल को फाइंड करेंगे अपन लेंथ स्केल सिस्टम से। यहाँ से बोल के चल रहे हैं कि मान लिया थीटा डिग्री एंगल के ऊपर ये ट्विस्ट हुआ है, तो टो आर रीस्टोरिंग टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई मान लेते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन एंगल फाई। यहाँ से बोलेंगे कि टो आर रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू सी और ये आपका फाई। अगर बात करें बैलेंसिंग कंडीशन की, तो जितना रोटेट इस साइड में होएगा उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट रहेगा। और बात करें अगर कि बैलेंसिंग कंडीशन की, तो टो का वैल्यू टो आर के इक्वल रहेगा, टॉर्क का वैल्यू रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल। तो यहाँ से लिख के चल रहे हैं अपन लोग फॉर बैलेंसिंग कंडीशन, यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर बैलेंस्ड कंडीशन के लिए टॉर्क इज इक्वल टू रहेगा आपका रिस्टोरिंग टॉर्क टो आर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड पुट द वैल्यू ऑफ टो एंड टो आर। टो का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आएगा आपका एन आई बी ए इज इक्वल टू टो आर का वैल्यू कितना है, सी फाइव। हमें करंट का वैल्यू फाइंड करना है कि इस गैल्वेनोमीटर के कारण जो करंट मेजर हुआ है उस करंट का वैल्यू कितना रहेगा, तो I इज इक्वल टू
एन बी ए को अपॉन में करेंगे, सी अपॉन में आएगा आपका एन बी ए और इंटू में 5। यहां से इस सी अपॉन एन बी ए को डिनोट करना है आपको। सी अपॉन एन बी ए को डिनोट किससे करेंगे, चलो डायरेक्ट बोल दो आप लोग एक बार। आई इज प्रोपोर्शनल टू, ये भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू रहेगा आपका सी ए, आई इज प्रोपोर्शनल टू 5। इक्वेशन नंबर बोल देते हैं इसको 3। और ये आपका सी अपॉन एन बी ए जो कांस्टेंट है इसको लिख देते हैं के से कि के इज इक्वल टू सी अपॉन एन बी ए है, और इसको बोलेंगे कि ये है आपका गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का परिवर्तन गुणांक, परिवर्तन गुणांक। इस टाइप से बोलेंगे कि ये सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। फिर इसके बाद में बात करें कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस होएगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद में अगर बात करें कि इसमें सॉफ्ट आयरन कोर का यूज क्यों करते हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन कॉनकेव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स यूज फॉर प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए कॉनकेव शेप के मैग्नेटिक पोल का यूज करते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं अपन इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोइल and magnetic field perpendicular to each other at every point, हर एक पॉइंट के ऊपर वेक्टर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोइल एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। फिर इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है कॉइल का प्लेन। फिर इसके बाद में यहाँ पे बोल रहे हैं अपन सॉफ्ट आयरन कोर यूज बिकॉज इट्स परमिएबिलिटी म्यू नॉट या फिर म्यू, इट्स परमिएबिलिटी इज वेरी हाई, इसका परमिएबिलिटी वेरी हाई होता है, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ऑन द रेक्टेंगुलर कोइल, जिसके कारण रेक्टेंगुलर कोइल के ऊपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि जो आपका डिफ्लेक्शन एंगल था उस डिफ्लेक्शन एंगल को किस प्रकार से मेजर करेंगे, तो डिफ्लेक्शन एंगल को मेजर करते हैं हम लोग लैंप स्केल अरेंजमेंट से। आप लोगों को एक नंबर में पूछ सकता है कि सस्पेंडेड कोइल गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन एंगल है उसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्लेक्शन एंगल मेजर बाय लैंप स्केल अरेंजमेंट। लैंप स्केल अरेंजमेंट से आप लोगों को मेजर करना है डिफ्लेक्शन एंगल। लैंप स्केल अरेंजमेंट में क्या होता है कि मान के चल रहे हैं कि ये है आपका एक मिरर, प्लेन मिरर,
इस टाइप से है आपका प्लेन मिरर। यहाँ पर बोल के चल रहे हैं कि ये हो गया आपका एक स्केल, ये हो गया आपका एक स्केल, और मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर लैंप स्केल से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका कैपिटल डी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मान लिया, मिरर के साथ कैपिटल डी है। जैसे ही हम लोग गैल्वेनोमीटर की कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेंगे तो कॉइल रोटेट होएगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्विस्ट के कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में मिरर भी रोटेट होता है। यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो जैसी लाइट इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है तो वापस उसी पाथ के ऊपर लौटेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जब मिरर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेट होएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होएगा मिरर, तो इस टाइप से रहेगा कुछ। और इस टाइप से अगर मिरर रहेगा आपका तो मान के चल रहे हैं कि फाई एंगल के ऊपर आप लोगों का लैंप स्केल से लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो वो फाई एंगल के ऊपर ही यहाँ से क्या रहेगा, फाई एंगल के ऊपर ही यहाँ से डिफ्लेक्ट होएगा, फाई एंगल के ऊपर यहाँ से डिफ्लेक्ट होएगा। मान के चल रहे हैं कि ये जो डिफ्लेक्टेड पॉइंट था आपका, ये डिस्टेंस है स्मॉल डी। अब यदि बात करें कि इस फाई का वैल्यू कितना आएगा, अब यदि बात करें कि फाई का वैल्यू कितना रहेगा, तो ये अपन को पता है कैपिटल डी, ये मान के चल रहे हैं कि स्मॉल डी। यहाँ से बोल रहे हैं कि tan टू फाई और फाई टू फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यहाँ से हो जाएगा आपका tan टू फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका स्मॉल डी, बेस है आपका कैपिटल डी। यहाँ से अगर इसको लिखें कि इफ एंगल इज मिनिमम, इफ एंगल जो है वो आपका मिनिमम रहे, तो उस कंडीशन में tan थीटा को अप्रोक्सीमेट इक्वल लिखते हैं थीटा के, तो tan टू फाई को कितना लिखेंगे, टू फाई, तो टू फाई इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी, टू को अपॉन में करेंगे फाई इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन में टू कैपिटल डी आएगा। यहाँ से बात कर रहे हैं कि फाई आपका प्रोपोर्शनल कितना था, यहाँ से बोल रहे हैं कि फाई जो है वो प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी है, और इक्वेशन नंबर 3 से फाई इज प्रोपोर्शनल था आपका कैपिटल आई। एक साथ अगर लिखें तो यहाँ पे बोलेंगे फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी, जहाँ पर फाई आपका डिफ्लेक्शन एंगल है, आई है आपका करंट फ्लो थ्रू रेक्टेंगुलर कॉइल, और स्मॉल डी क्या है आपका, स्मॉल डी है कि इस लैंप स्केल अरेंजमेंट सिस्टम में कितने डिस्टेंस के ऊपर आपका लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्ट हुआ आपका लाइट, तो ये डिस्टेंस स्मॉल डी है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।